ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, जैसे कि अगर सीधा फ्रैक्चर रखा है बोन के अंदर उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ऑब्लिक फ्रैक्चर, अगर ऑब्लिक फ्रैक्चर हो रखा है बोन में, तो हमको इसके बारे में जानने की कुछ जरूरत नहीं। हमारा काम क्या है कि फ्रैक्चर होने के बाद पेशेंट को घटनास्थल से हॉस्पिटल तक कैसे लेके जाना है। तो सिर्फ इतना याद रखो, ओपन फ्रैक्चर और क्लोज फ्रैक्चर। और ओपन फ्रैक्चर में इतना याद रखो कि उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो जो भी स्किन के ऊपर घाव हो रखा है वो घाव को हमको बचाना है, लाइक उसको ड्रेसिंग करनी है। और अब डिपेंड करता है कि फ्रैक्चर किधर है, उसको आप कैरी कैसे करोगे। अगर फ्रैक्चर सर्वाइकल स्पाइन में है, लाइक यहाँ मनके में फ्रैक्चर है, तो मनके में फ्रैक्चर है तो उसको आप घटनास्थल से कैसे कैरी करोगे। तो जो आपका फर्स्ट एड रहता है, तो फर्स्ट एड के अंदर स्प्लिन रहते हैं, लाइक अगर स्प्लिन नहीं भी हुआ तो बैंडेज के जैसा, लाइक दोनों साइड समझो फ्रैक्चर यहाँ पे आपके, लाइक फर्स्ट मनके में है, तो ये इतना पार्ट हिलना नहीं चाहिए। अगर ये हिल गया तो जो पेशेंट है, जो पेशेंट को जो फ्रैक्चर हो रखा है तो उसको और हानि होने के चांसेस हो सकते हैं। तो हमारा काम क्या है कि इसको हिलने नहीं देना। तो लाइक आप कुछ ऐसे बोर्ड जैसा या फिर जो किताब का जो ये रहता है कवर, उसको दोनों साइड से लगा सकते हो। और जो अपना बैंडेज रहता है, रोल बैंडेज, उसको गोल गोल करके पूरा पैक कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि जब आप कैरी करोगे उसको हॉस्पिटल तक, तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी। अगर वही फ्रैक्चर नीचे होता है स्पाइन पे, अगर स्पाइन पे फ्रैक्चर होता है तो सेम जैसे कुछ स्ट्रेचर हो गया या फिर कुछ दरवाजा हो गया, जो भी आपको मिला बड़ा सा, वो पीछे आप लगा सकते हो स्पाइन के पीछे, और उसको अच्छे से बैंडेज से रोल करके फिर कैरी कर सकते हो आपके स्ट्रेचर के साथ। बस हमको इतना ध्यान रखना है कि उसमें कोई ये नहीं होना चाहिए, हलचल नहीं होनी चाहिए। अगर हिप में फ्रैक्चर होता है, हिप बोन, तो उसमें क्या करना, घुटने के नीचे घुटना फोल्ड करके उसके नीचे कुछ क्या बोल सकते हैं, टकाई वगैरह या फिर पिलो वगैरह आप रख सकते हो, और उसके बाद बैंडेज लगा सकते हो ताकि उससे हिप बोन में कोई हलचल नहीं होगी। तो इतना फ्रैक्चर के बारे में है। सिर्फ इतना याद रखो कि हलचल नहीं होनी चाहिए जब आप कैरी करो एक जगह से दूसरी जगह पे। इतना आया सबको समझ में? ओके। इसके बाद हम पढ़ेंगे सीपीआर के बारे में। सीपीआर सबको पता होगा, सीपीआर का फुल फॉर्म है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, सीपीआर। कार्डियो मतलब हार्ट, अपना दिल। पल्मोनरी मतलब अपने लंग्स, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अपने फुफ्फुसे कार्डियो पल्मोनरी। एंड रिससिटेशन मतलब रिचार्ज करना। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। सीपीआर सबको मालूम है, तो सीपीआर में सबसे पहले हम क्या करेंगे। अभी कोई पेशेंट है, उसको अब सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया, हार्ट अटैक आ गया, अब आपको उसको सीपीआर देना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मतलब फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, कोई बता सके? सगळ्यात पहले काय करू आप, क्या बोले सर? हाँ। तो देखो, सीपीआर में आपको एक न्यूमोनिक बताता हूँ। मतलब सीपीआर इतना आसान है, लाइक जो हमने बचपन में एबीसी पढ़ा था, उसमें से हम याद कर सकते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे। तो लेकिन ये एबीसी डॉक्टर्स की एबीसी होने वाली है, तो डॉक्टर्स एबीसी, DRSABC। तो सबसे पहले डी फॉर डेंजर। आसपास कुछ डेंजर है कि नहीं वो देखेंगे हम। ये नहीं कि आग लगी हुई है और आग भी लगी है और आप सीपीआर भी दे रहे हो, तो कुछ मतलब नहीं है। तो सबसे पहले आसपास का जो माहौल है वो देखेंगे। अगर फायर है, अगर कुछ बिल्डिंग गिरी हुई है, तो पेशेंट को हम सेफ एरिया में लेके आएंगे। सेफ एरिया में लेके आने के बाद फिर देखेंगे उसका पल्स शुरू है कि नहीं, उसकी नाड़ी चेक करेंगे। और बाद में अगर यहाँ अगर कम सुनाई दे रही है तो कैरोटिड की नाड़ी आप चेक कर सकते हो। उसके बाद उसकी ब्रीदिंग चेक करोगे, मतलब सांस ले रहा है कि नहीं। ये दोनों चेक किया, उसके बाद सीपीआर शुरू करना है। अगर उसकी सांस शुरू है, सिर्फ यहाँ बंद आ रहा है, सर्कुलेशन बंद आ रहा है, तो कुछ नहीं करना, उसके पैर को रब करना है, पैर ऊपर करना है बस। अगर उसका यहाँ पल्स भी नहीं आ रहा और सांस भी बंद है, तब हमको सीपीआर शुरू करना है।
तो उसका फॉर्मूला है डॉक्टर्स ABC, DRS ABC। D फॉर डेंजर, डेंजर है कि नहीं आसपास में, डेंजर से बाहर लेके आना है। उसके बाद R फॉर रिस्पॉन्स। अब आप उसको जो है जिसको कार्डियक अरेस्ट आ रखा है, जिसको आप कैरी करके लाए, उसको रिस्पॉन्स है कि नहीं, लाइक उसको बोलो, उसको भाई साहब आप कैसे हो, हलचल हो रही है कि नहीं उसकी, या फिर आपको उसका नाम पता है, समझो उसका नाम अमोल है, अमोल अमोल। अगर वो कुछ आंसर नहीं दे रहा है तो उसके बाद हेल्प, S फॉर साउट फॉर हेल्प, लाइक एम्बुलेंस को कॉल करो, या फिर हेल्प के लिए सबसे पहले किसी आदमी को बोल लो कि मैं CPR दूंगा, आप जब तक एम्बुलेंस को कॉल कर दीजिए। ये हो गया DRS। उसके बाद ABC, A फॉर एयरवे चेक करना है, A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग चेक कर लिया आपने, ब्रीदिंग है कि नहीं उसकी, सांस शुरू है कि नहीं। एंड C फॉर सर्कुलेशन, उसका सर्कुलेशन चल रहा है कि नहीं, ये इतना आपको चेक करना है। CPR देने का तरीका कैसे होता है, जो हैंड का हील है, ये हील पेशेंट के जो स्टर्नम है, इस यहाँ पे बोन रहती है छाती में, चेस्ट में, उसका नाम है स्टर्नम, या फिर प्रेस बोन भी बोलते हैं उसको। तो उसके नीचे के एक तिहाई हिस्से में हमको प्रेशर देना है। तो प्रेशर कैसे देना है, लाइक ऐसे करना है, और ये वाला भाग नीचे के एक तिहाई हिस्से में रखना है। ये सबको पता ही होगा, सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि प्रेशर मारते समय ये फोल्ड नहीं होना चाहिए, जो हम प्रेशर देंगे सीधा ऊपर से प्रेशर आना चाहिए। तो ऐसा 30 बार करेंगे, लाइक हर एक सेकंड में 2 बार प्रेशर होना चाहिए। और प्रेशर कितना देना है, 2 इंच अंदर जाना चाहिए, ज़्यादा जोर से भी नहीं देना है, 2 इंच प्रेशर देना है बस। वैसा 30 बार करना है, 1 2 3 4 5 ऐसा 30 तक। उसके बाद 2 बार उसको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी है, मतलब उसके मुंह में सांस देनी है। और ऐसा कब तक करना है, जब तक या तो एम्बुलेंस ना आ जाए, या जब तक उसको होश ना आ जाए। और अगर समझो आप एयरपोर्ट में हो, या फिर आपके वार जोन में फर्स्ट एड बॉक्स है, जहाँ पे आपका युद्ध शुरू है, घटना स्थल में, अगर शॉक देने का AED मशीन रहता है, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, तो उससे भी आप सीधा शॉक दे सकते हो। उसका एक ऊपर रखना पड़ता है और एक पेट के पास रखना पड़ता है, वो मशीन ऑटोमेटिकली शॉक देती है। अगर वो मशीन नहीं उपलब्ध तो कोई बात नहीं, अपना CPR कंटिन्यू रखो, 1 से लेके 30 तक। 2 बार मुंह से ब्रीदिंग करो, अपने मुंह से उसके मुंह में ब्रीदिंग करनी है। या फिर एक आदमी को बोलो आप 30 बार करो, फिर आप अगर थक गए तो फिर मैं करूंगा। तो ऐसा करते रहना है, बंद नहीं करना है। अच्छा CPR क्या होता है, अच्छे CPR में जो यहाँ की बोन रहती है, रिब्स, वो भी ब्रेक हो जाती है। हमारा काम क्या है, प्रेशर देना है, हार्ट काम नहीं कर रहा है। हमारा काम क्या है, हम हार्ट को पंप कर रहे हैं। पंप करोगे तो हार्ट से ब्लड, खून बाहर जाएगा। जैसे आप उसको ऊपर लेके आओगे तो वापस ब्लड हार्ट में आएगा। तो हम हार्ट का काम कर रहे हैं। इसलिए अच्छा CPR क्या होता है, पूरी हड्डियां अगर ब्रेक हो रही है, मतलब आप एकदम अच्छा CPR दे रहे हो। तो CPR देते रहना जब तक पेशेंट को होश ना आ जाए, या जब तक एम्बुलेंस या फिर वो वाली मशीन ना आ जाए, तब तक उसको कैरी करना है। तो ये हो गया CPR फॉर्मूला उसका, डॉक्टर्स ABC, DRSABC। A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग, C फॉर सर्कुलेशन। ये हो गया CPR के बारे में। और CPR के बाद, CPR में सिर्फ इतना याद रखो, 30 बार आपको प्रेस करना है, 2 बार सांस देना है, इतना याद रखना है। और उसके बाद CPR में इतना ही काफ़ी रहेगा। किसी को कुछ पूछना है CPR के बारे में तो पूछ सकता है, फिर हम इसके आगे का जो है गन शॉट वोंड, गोली लगने से जो घाव होता है, उसके बारे में थोड़ा देख लेंगे। अगर किसी को CPR के बारे में कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। क्या बोले सर? हाँ हाँ, रेशियो देखो बड़ों में रहता है 30:2। अगर जो पेशेंट बड़ा आदमी है तो उसमें 30/2, 30 मतलब 30 बार आप प्रेस करोगे, और जो आपका साथी है उसको बोलना आप 30 होने के बाद 2 बार मुंह से मुंह में ब्रीदिंग दो। तो रेशियो होता है 30/2। हाँ, और छोटे बच्चों में रहता है 15/1। अगर छोटा बच्चा है, समझो 5 साल के नीचे का।
उसमें 15/1। हाँ, और बड़ों में 30/2 अगर आपके साथ 2 लोग हैं तो। और और कुछ सवाल किसी का? हाँ, डॉक्टर्स एबीसी। डी फॉर डेंजर। डेंजर मतलब आसपास अगर कोई ये है, क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हो रखी है तो उसको सेफ एरिया में लेके आना है। ये हो गया डी फॉर डेंजर। आर फॉर रिस्पॉन्स। उसको ये नहीं कि उसको सीधा सीपीआर देना शुरू कर दिया, सबसे पहले आप देखोगे ना उसको रिस्पॉन्स है कि नहीं। आर फॉर रिस्पॉन्स। एस फॉर साउट फॉर हेल्प। चिल्लाना है हेल्प के लिए। अगर आप अकेले हो, आसपास लोग हैं, उनको बुलाना है कि भाई इधर आओ, आप कॉल करो एम्बुलेंस को, मैं इनको सीपीआर देने वाला हूँ और मैं लगातार नहीं दे पाऊंगा, तो जैसे ही मैं रुकूंगा तो फिर आप मेरे जगह आ जाना, ऐसा। डी फॉर डेंजर, आर फॉर रिस्पॉन्स, एस फॉर साउट फॉर हेल्प और ABC। ए फॉर एयरवे। एयरवे चेक करना है उनका एयरवे सही है कि नहीं। लाइक उनके कुछ, क्या पता उन्हें कुछ खाया हो, कुछ खाने की वजह से सांस रुक गई हो, तो एयरवे चेक कर लेना। बी फॉर ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब सांस शुरू है कि नहीं। एंड सी फॉर सर्कुलेशन। सर्कुलेशन, पल्स चेक करनी है और यहाँ का कैरोटिड चेक करना है। डी फॉर डेंजर, आर फॉर रिस्पॉन्स, एस फॉर साउट फॉर हेल्प, ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीदिंग, सी फॉर सर्कुलेशन। पल्स रेडियल पल्स सबसे कॉमन पल्स रहती है। लाइक जो आपका अंगूठा है, अंगूठे के पीछे इन 3 उंगलियों से रेडियल बोन, जो हाथ में जो बाहर की तरफ की हड्डी रहती है उसका नाम रहता है रेडियस। तो उसके ऊपर की जो नस है उसको बोलते हैं हम रेडियल आर्टरी। तो पल्स का नाम पड़ गया रेडियल पल्स। 3 उंगलियों से चेक करना है। तो जो बाहर की उंगली है उसका काम क्या है, इसको दबा के रखना। मतलब खून ऐसा जा रहा है आपका, तो वो वाला खून वापस ना आए, आपको सिर्फ प्रेशर चेक करना है ना, तो इस उंगली से दबा के रखना जोर से, और इस वाली उंगली से पीछे का फ्लो दबा के रखना है, और बीच वाली उंगली से आपको फील करना है। जो बीच वाली उंगली रहेगी आपकी, उससे आपको पल्स फील करना है। अगर आप ऐसे इन दोनों को ऊपर कर लोगे तो इतना अच्छे से आपको पल्स फील नहीं होगा, लेकिन इनको दबा के रखोगे फिर एकदम अच्छे से पल्स फील होगा। तो ये रूल है, 3 फिंगर से चेक करना है हमेशा, मिडल फिंगर और उसके आसपास के दोनों फिंगर। और जो मिडल फिंगर है उसमें आपको महसूस होगा, पल्स महसूस होगा। अगर यहाँ पे नहीं फील हो रहा है आपको, तो यहाँ कान के नीचे, लाइक इधर, कैरोटिड पल्स, CARTOID, कैरोटिड पल्स, वो फील होती है। ये 2 पल्स रहती है चेक करने के लिए। इसके बाद है GSW, गन शॉट वुंड। GSW के बारे में पढ़ेंगे हम। लाइक अभी जैसे कि आप सब नौजवान हैं आर्मी के, तो लाइक वार जोन में अगर गन शॉट किसी को लग गया तो आपके दोस्त को आप कैसे प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राथमिक उपचार कैसे दे सकते हो। तो सबसे पहले GSW, गन शॉट वुंड का ट्रीटमेंट से पहले हम थोड़ा देखेंगे कि उसके वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अगर फायर हुआ बुलेट और बुलेट लग गया और ब्लीडिंग बहुत ही शुरू है, तो ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू होने से पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, बेहोश हो सकता है। दूसरा, अगर बुलेट उसके शरीर में कहीं भी लगी है, उसके पीछे अगर नस है, नर्व, अगर वहाँ हार्म हो गया तो पैरालाइज हो सकता है वो भी उसका कॉम्प्लिकेशन है। अभी हम कॉम्प्लिकेशन के बारे में देख रहे हैं। और
अगर किसी ऑर्गन में लग गया, लाइक पेट में लग गया, तो ऑर्गन में से फिर जो अवयव रहता है, अवयव को भी हानि हो सकती है। तो ये तो हो गया कॉम्प्लिकेशन के बारे में। अब हम देखेंगे गन शॉट वुंड को हम ट्रीटमेंट कैसे देंगे। अब उसको फायर कहीं भी लगे, अगर हाथ में लगे, पैर में लगे, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हमको सिर्फ अगर हाथ में उसको बुलेट फायर हुआ है तो उसकी ब्लीडिंग रोक देनी है। मेन मेन हमारा रोल किधर आता है, अगर उसके चेस्ट में फायर हुआ है तो। अगर बुलेट पास में से फायर हुई है तो जहाँ पे फायर हुई है वहाँ का जो होल रहेगा, जहाँ से बुलेट अंदर घुसी है, उसका होल स्मॉल रहने वाला है। द होल विल बी स्मॉल, लाइक छोटा होल रहेगा, और जहाँ से बाहर निकली वहाँ का बड़ा रहेगा। तो अब फायर होने के बाद वो पेशेंट नीचे गिर भी सकता है, उसके हेड में भी मार लग सकता है, तो उसके नाक से, कान से खून निकल सकता है। तो हमको, हमारा काम क्या है कि हमको पहले देखना है कि बुलेट फायर किधर हुई है। चेस्ट में हुई है तो चेस्ट में हमको पहले ध्यान देना है। अगर उसके नाक से खून आ रहा है, कान से खून आ रहा है, तो वो क्यों आ रहा है? क्योंकि उसके सर में मार लगा था। सर में मार लगा था तो सर का प्रेशर जो है, अंदर से ब्लीडिंग शुरू हुई। सर के अंदर एक पानी फ्लूइड भी रहता है, उसका नाम है CSF। तो वो CSF बाहर आता है, नाक से हो गया, कान से हो गया। तो हमको उसको शुरू रहने दो, उस पर ध्यान मत देना। वो अपना शरीर अपने आप उसको फिर से वो पानी बना लेता है। हमारा मेन काम क्या है, जो चेस्ट में गोली लगी है उसको देखना है। अब चेस्ट में गोली लगी है तो उसके लंग्स को भी उसने आर पार होल कर दिया है। अब पेशेंट सांस ले रहा है, लेकिन वो सांस अंदर जा ही नहीं रही है। वो लंग्स से जहाँ पे होल हो रखा है, उस होल से वो सांस, उसकी जो सांस है वो फिर से बाहर जा रही है। तो हमें पहले वहाँ पे ध्यान देना है। अगर उसके चेस्ट में बुलेट लगी है तो। हाथ पैर में लगी है तो फिर हाथ पैर में अगर गोली लगी है तो ज़्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ ब्लीडिंग को ड्रेसिंग से रोक देना है। मेन फोकस होना चाहिए अगर चेस्ट में लगी है तो एक फर्स्ट एड बॉक्स में एक बैंडेज रहती है, लाइक मिलिट्री वालों के लिए, या फिर हर फर्स्ट एड बॉक्स में रहती है। उसका नाम है ऑक्लूसिव बैंडेज। वो ऑक्लूसिव बैंडेज क्या करता है, वन वाल्व के जैसा काम करता है। आप यहाँ पे लगा लोगे तो ब्लीडिंग भी रुक जाएगी, और जो एयर है, एयर भी बाहर लीक नहीं होगी। तो पेशेंट कम से कम सांस लेना कैरी ऑन कर सकता है। तो वो बैंडेज तुरंत लगा देना वहाँ पे, अगर चेस्ट में अगर आपके बुलेट दिखी आपको। और प्राइमरी ट्रीटमेंट फिर अगर लाइक हॉस्पिटल दूर है और आपको वार जोन में ही कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट देना है। अब आप जैसे कि सब नर्सिंग स्टाफ है, लाइक मेडिकल से रिलेटेड आप सीख रहे हो, तो आपको IV लगाना आता होगा, तो एनजीओ लगा सकते हो आप। क्योंकि अब पेशेंट का ब्लड लॉस हो रहा है, तो आपको घटना स्थल से आपके जो कैंप में, या फिर कैंप के बाद जो हॉस्पिटल है अपना आर्मी का, वहाँ तक ले जाने के लिए उसका ब्लीड खून बहुत ही चले जाएगा। तो एक IV लगाना है, तुरंत IV लगाना है, लाइक पिंक कलर का IV लगा दिया। अगर उसका अंदाजी अगर उसका 2 लीटर खून बह चुका है तो हमको 3 लीटर का समझो नॉर्मल सलाइन लगा देना है, ताकि पेशेंट कॉन्शियस रहे, बेहोश ना हो। और एक बार ब्लीडिंग रुक गई उसकी, आपने अच्छे ड्रेसिंग कर लिया, ड्रेसिंग करने के बाद कैंप में पहुंच गया पेशेंट, तो वहाँ जाने के बाद जो वहाँ के डॉक्टर्स रहेंगे, सर्जन रहेगा, वो सर्जन बुलेट निकाल के अपना आगे का प्रोसेस करेगा। हमारा काम है सिर्फ प्राइमरी ट्रीटमेंट देना, मतलब उसके बारे में हम वहाँ सीख रहे हैं। और आगे का हम और कभी सीखेंगे, लाइक कैसे ऑपरेशन होता है, बुलेट निकालते हैं, ऑर्गन कैसे डैमेज होता है, और वो हम आगे देखेंगे, ज़्यादा हाई लेवल का हो जाएगा। और एक पाउडर भी रहता है फर्स्ट एड बॉक्स में, वैनकोमाइसिन का पाउडर। यह एक एंटीबायोटिक है। जहाँ पे बुलेट लगी है वहाँ पे आप पाउडर डाल सकते हो ताकि इन्फेक्शन ना हो। वैनकोमाइसिन का पाउडर आसपास डाल सकते हो, इससे फिर इन्फेक्शन से हम बचा सकते हैं पेशेंट को। और अब गन शॉट के जैसा किसी को नाइफ से, चाकू से, तलवार से अगर हमला किया है तो उसका भी सेम ट्रीटमेंट है। लाइक अगर किसी को नाइफ घुसा रखी है समझो हाथ में, तो हमको नाइफ बाहर नहीं निकालनी है। घटना स्थल में कभी कोशिश मत करना, अगर किसी को यहाँ पे नाइफ लगी है, चाकू घुसा हुआ है, आप सोचोगे कि हम इसको बाहर निकाल लेते फिर बाद में उसको बैंडेज से कर देंगे। वैसा कभी नहीं करना, क्योंकि कभी कभी कॉम्प्लिकेशन इतना बढ़ जाता है कि नाइफ घुसी थी तो ब्लीडिंग कम थी, आप नाइफ बाहर निकालोगे घटना स्थल पे,
तो ब्लीडिंग ज़्यादा शुरू हो जाएगी। तो नाइफ को वैसे रहने दो, उसके आसपास बैंडेज लगा दो जो रहते हैं कॉटन्स वगैरह, गॉज गॉज पैड रहता है, उसको लगा के अच्छे से बैंडेज कर दो। नाइफ वैसी रहने दो, नाइफ को हाथ नहीं लगाना, कुछ नहीं, वैसे बैंडेज करके पेशेंट को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये हो गया नाइफ वोंड, जैसा गन शॉट वोंड है वैसा नाइफ वोंड के बारे में थोड़ा देख लिया हमने। और गन शॉट वोंड में इतना ही याद रखना है कि आपको पहचान में आना चाहिए कि गोली किधर से अंदर घुसी और किधर से बाहर आई, या बाहर आई ही नहीं अंदर ही रह गई, तो आप डॉक्टर को भी इन्फॉर्म कर सकते हो ऐसा ऐसा हुआ है करके। तो सिर्फ इतना याद रखो, जहाँ से गोली अंदर आई वहाँ का होल छोटा रहने वाला है, जहाँ से बाहर गई वहाँ का होल बड़ा रहने वाला है। अगर पास में से फायर हुआ है तो जहाँ पे फायर हुआ है उसके आसपास टैटूइंग हो जाएगी, मतलब ब्लैक टैटू के जैसा फॉर्म हो जाता है। लाइक जो उसका धुआं निकलता है बुलेट का, वो जहाँ से घुसी है वही आपको धुआं दिखाई देगा आसपास, पीछे नहीं दिखाई देगा। ये है गन शॉट के बारे में। किसी को कुछ पूछना हो इसके बारे में? और एक चीज कर सकते हो, अगर गोली लगी है उनको, तो पैर वगैरह आप उनका ऊपर रखना। लाइक जब उनको कैरी करोगे आप कैंप तक, तो पैर एलिवेट करके रखना उनके, ताकि जो ब्लीडिंग हो रही है ज़्यादा ना हो और ब्रेन को सप्लाई प्रॉपर पहुंचे, क्योंकि उनका बुलेट लगना इज नॉट अ स्मॉल थिंग, इट विल हैव मोर कॉम्प्लिकेशंस। तो हमारा पूरा फोकस होना चाहिए ब्लीडिंग को रोकना, ब्लीडिंग कंट्रोल करना, और पेशेंट के पैर ऊपर रखना, ताकि सर्कुलेशन, मेन रोल अपना ब्रेन का, किडनी का और हार्ट का है, इनको प्रॉपर सप्लाई होनी चाहिए। तो इसलिए हम एलिवेट करने के लिए बोलते हैं पैर को। और कभी कभी बोन में भी हड्डी में जाके भी गोली लग सकती है, अंदर जाके बोन के भी फ्रैक्चर हो सकते हैं। तो फिर वो जब पेशेंट हमारे पास आता है ऑपरेशन थिएटर में, तो हम क्या करते हो, जो बोन के फ्रैक्चर थे, जो अंदर गोली लगने से जो बोन आ रखी है, वो पूरा बोन निकालना पड़ता है बाहर। तो वो सब पेशेंट हमारे पास आने के बाद का ट्रीटमेंट है। और लेकिन प्राइमरी ट्रीटमेंट इतना ही है कि हमको ब्लीडिंग कंट्रोल करनी है बस। और इसको अगर आपको याद करना है लाइक शॉर्ट फॉर्म में ब्लीडिंग के बारे में, तो TCS, T फॉर टॉर्निक्वेट, मतलब टॉर्निक्वेट मतलब बैंडेज बांधना, T फॉर टॉर्निक्वेट, C फॉर कंट्रोल ब्लीडिंग, मेन रोल अपना ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है, C फॉर कंट्रोल ब्लीडिंग, S फॉर स्टार्ट IV फ्लूइड, सलाइन शुरू करनी है, IV फ्लूइड, इंट्रावेनस फ्लूइड, TCS। और एक याद कर सकते हो आप, E फॉर एलिवेशन, एलिवेशन मतलब उनके पेशेंट के पैर ऊपर कर देने ताकि सर्कुलेशन प्रॉपर हो। TCS, T फॉर टॉर्निक्वेट, TORNIQUET, टॉर्निक्वेट एक बैंडेज, मतलब बैंडेज रहता है वो, लाइक सिंपल भाषा में लाइक कुछ प्रेशर से बांधने वाला बैंडेज रहता है। C फॉर कंट्रोल ब्लीडिंग, जहाँ पे गोली लगी है वो घाव से जो ब्लीडिंग शुरू है उसको कंट्रोल करना। S फॉर स्टार्ट IV फ्लूइड, IV फ्लूइड को शुरू करना है, क्योंकि खून बहुत ही बह चुका है, पेशेंट बेहोश ना हो। कैंप में जाने के बाद भी तुरंत हमको, कैंप में पेशेंट गया, सलाइन तुरंत शुरू कर देनी है। E फॉर एलिवेशन, एलिवेशन मतलब पेशेंट के पैर हाइट में रखने हैं, जिससे अगर ब्लीडिंग शुरू है कम से कम एलिवेट करके ब्रेन को प्रॉपर सर्कुलेशन पहुंचेगा। T फॉर टॉर्निक्वेट, C फॉर कंट्रोल ब्लीडिंग, S फॉर स्टार्ट IV फ्लूइड, E फॉर एलिवेशन। और एक ड्रेसिंग आती है हेमोस्टेटिक ड्रेसिंग। हेमोस्टेटिक ड्रेसिंग मतलब, हेम मतलब ब्लड, स्टैटिक मतलब रोकना, एंड ड्रेसिंग मतलब ड्रेसिंग करना, बैंडेज, उससे जल्दी ब्लीडिंग रुक जाती है हेमोस्टेटिक ड्रेसिंग से। ये सब प्राथमिक उपचार गन शॉट वोन का।
और नाइफ वाले का भी आपने देख लिया, लाइक नाइफ को निकालना नहीं है, नाइफ को वैसे रखना है। और जो नाक से कान से खून निकलता है पेशेंट का, तो वो देख के घबराना नहीं है। वो जो ब्रेन और जो हमारी ये है स्कल बोन, उसके बीच में ये रहता है, फ्लूइड रहता है, CSF, वो हमारा शरीर बनाते रहता है। तो वही पानी नाक से और कान से बाहर आता है। तो हम उस पर ध्यान ना देके जहाँ पे घाव हो रखा है उस घाव पे हमको पहला ध्यान देना है। किसी को कुछ पूछना हो GSW के बारे में, गन शॉट वुंड के बारे में? पाउडर वैनकोमाइसिन पाउडर रहता है, एंटीबायोटिक रहता है। वो सिर्फ इन्फेक्शन रोकने के लिए, पाउडर सिर्फ आपका इन्फेक्शन रोकेगा। और खून रोकने के लिए तो आपको ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। वो ड्रेसिंग का नाम है हेमोस्टेटिक ड्रेसिंग। हेमोस्टेटिक, हेम मतलब खून, स्टैटिक मतलब रोकना। वो ड्रेसिंग का नाम है, उससे ब्लीडिंग रुक जाती है। और वैनकोमाइसिन, VANCOMYCIN, वैनकोमाइसिन, ये दवाई का पाउडर है। ये उसको वहाँ पे लगाना पड़ता है, उससे इन्फेक्शन नहीं होगा। और अगर पेशेंट, फिर वो बाद की बात है, पेशेंट आपका कैंप में आ गया, उसको पेन भी होगा, लाइक इतनी गोली लगी है, तो इंजेक्शन मॉर्फिन आता है, फिर वो इंजेक्शन मॉर्फिन देना पड़ता है पेशेंट को, उससे पेन कम हो जाता है। एक एम्प्यूल रहता है, एक एम्प्यूल में 1 ml रहता है। उस 1 ml को 5 ml की सिरिंज लेनी है, उसमें 4 ml नॉर्मल सलाइन और 1 ml ये मॉर्फिन, तो पूरा 5 ml हो गया। 5 ml मतलब 15 मिलीग्राम मॉर्फिन पेशेंट को इंजेक्शन दे देना है, उससे पेशेंट का पेन कम हो जाएगा। ये जो ट्रीटमेंट है, लाइक दवाइयों के बारे में, इंजेक्शन के बारे में, लाइक जो कॉमन बीमारी है उसके बारे में हम अगले इसमें देखेंगे, क्योंकि आज एक साथ इतना देख लेंगे तो कुछ याद नहीं रहेगा। तो ये गोलियों के बारे में, लाइक डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, सर्दी जुकाम, वो तो आपको पता ही है। और लाइक अर्थक्वेक हो गया, अर्थक्वेक केस में हम कौन सी दवाई इस्तेमाल करेंगे, दवाइयों का अलग से करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी था, मतलब फ्रैक्चर के बारे में देखा हमने, CPR के बारे में देखा और गन शॉट के बारे में देखा। किसी को कुछ पूछना हो? हेलो, हाँ बोलिए, क्या सवाल है? जब गोली लगती है ना सर, हाँ हाँ, उसको पानी पिला सकते हैं क्या? पानी मांगने के बाद पानी नहीं पिलाना। लाइक ऐसे केस में जब भी एक्सीडेंट होता है, जब भी गोली लगती है, लाइक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, गोली लग गई, उस केस में पानी नहीं पिलाना बाहर से। पानी कब पिलाना? पानी जब पेशेंट हॉस्पिटल में आ गया, हमने उसका CT स्कैन कर लिया, CT स्कैन का रिपोर्ट आने के बाद ही उसको हम बता सकते हैं पानी पिलाना है कि नहीं। सर नमस्ते। नमस्कार सर। सर मैं क्या बोल रहा था, जो GSW जो है गन शॉट वुंड, हाँ सर। उसके अंदर अगर जो निकल जाएगी और पेट की तरफ से निकल जाएगी, जो कि एग्जिट हो गई, हाँ हाँ, तो वहां से क्या हो जाएगा कि पूरा मटेरियल बाहर आ जाएगा। बराबर। तो उसके दौरान हम क्या कर सकते हैं, यानी उस मटेरियल को दोबारा अंदर डालना है या नॉर्मल सलाइन की मदद से इसको धोना है, साफ करना है, और कैसा है उसको साफ मतलब अगर मटेरियल बाहर आ रहा है तो उसको पूरा साफ करना है और लाइक उसको क्लोज करना है। हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट उतना ही रहने वाला है। जहाँ से अगर पेट में लगा, अगर उसमें जो इंटेस्टाइन रहते हैं,
या फिर स्टमक में लगा या फिर पेनक्रियाज, स्प्लीन, लीवर में लगा, तो वहां से मेन मतलब उसका जो अंदर का जो पदार्थ है वो बाहर नहीं आएगा, सिर्फ वहां से ब्लीडिंग शुरू होगी पहले। हाँ, और जो अंदर का फ्लूइड वगैरह है वो अंदर ही जमा रहेगा, वो आपको बाहर नहीं दिखाई देगा। तो हमारा काम सिर्फ उतना है, उसको बैंडेज से और वैनकोमाइसिन का जो पाउडर है वो दोनों साइड से लगाना है, और जो हेमोस्टैटिक ड्रेसिंग है वो ड्रेसिंग से पैक करना है दोनों साइड से। सर हेमोस्टैटिक जो ड्रेसिंग आता है वो कोई अलग से आता है क्या, कैसा है? हेमोस्टैटिक ड्रेसिंग लाइक फर्स्ट एड बॉक्स में रहता है, वो ब्लीडिंग रोकने के लिए रहता है। सेल ड्रेसिंग जैसा? नहीं, सेम नहीं, थोड़ा एडवांस रहता है वो, लाइक स्पेशली जो नस रहती है, नस की ब्लीडिंग को रोकने के लिए रहता है वो। तो उसके बाद हम उसको एक टीटी इंजेक्शन या ओरल इंजेक्शन दे सकते हैं? हाँ, टीटी वगैरह वो बात की बात है, वो इमरजेंसी में देने की कोई जरूरत नहीं है, वो बाद में भी दोगे आप, लाइक 4 दिन के बाद भी दोगे फिर भी चलता है। तो उसके जो मॉर्फिन जो इंजेक्शन जो आपने जो बताया, हाँ, मॉर्फिन वाला, हम हेड और चेस्ट, हाँ मॉर्फिन वाला, चेस्ट इंजरी में दे सकते हैं? हाँ मॉर्फिन वाला इंजेक्शन हम कब देते हैं, अगर पेशेंट को पेन हो रहा है, तो दर्द हो रहा है तो तब देते हैं। तो दर्द मतलब उसको होने वाला है तो इमरजेंसी इंजेक्शन है, तो वो आपका फर्स्ट एड बॉक्स में रहेगा, तो आप तुरंत उसको दे सकते हो। अगर उसका पेन 1 घंटे में कम नहीं हुआ। हाँ बोलिए। जो हेड इंजरी और चेस्ट इंजरी के अंदर हम मॉर्फिन इंजेक्शन दे सकते हैं क्या, ऐसा? हाँ दे सकते हो, दे सकते हो, पेन के लिए दे सकते हो। और किसी को पूछना है? और किसका है सवाल इसके बारे में? जब सर वो चेस्ट में अगर गोली लग जाती है तब हम उसको जो रूट है हाँ। उसके लिए जो सांस लेने के लिए जो हम रहता है तीनों तरफ से क्या करता है, ऐसे ही कुछ होता है ना, उसका हाँ, क्या नाम है? वन ऑक्लूसिव बैंडेज, ऑक्लूसिव, OCCULSIVE, ठीक है ना, वो डबल सी, हमारे स्क्रीन में बता देना। OCCLUSIVE, डबल सी, हाँ, SIVE, ऐसा ही। ऑक्लूसिव बैंडेज। मतलब चेस्ट में क्या होता है, लंग्स में से एयर लीक होती है, अब पेशेंट सांस ले रहा है लेकिन लीक हो रही है, तो हम वो लीक कब होगी, जब सांस लेगा तब लीक होगी, और जब सांस छोड़ेगा तो बाहर की जो एयर है वो वहां से अंदर जाएगी, तो इसलिए हमको 1 वाल्व जैसा ड्रेसिंग रहता है वो लगाना पड़ता है, वो ऑक्लूसिव बैंडेज नाम है उसका। ओके। और फ्रैक्चर के बाद, तो सर जो आपने आपका इतने समय हमारे लिए दिया, बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जरूर जरूर, मुझे भी अच्छा लगा आप सबसे लाइक बात करके, लाइक मेरा भी थोड़ा ये हो गया, रिवाइज हो गया मेरा भी। आपसे हाँ चालन दादा, सभी का धन्यवाद।